नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जुलाई और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आजाद पटन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? आजाद पटन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? तो फ्रेंड्स, झेलम नदी के ऊपर बनाया जा रहा है आजाद पटन। पाकिस्तान एवं चीन के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के सुदोट्टी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, उसके अंतर्गत किया जा रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत पीओके में निर्मित की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है। चाइना को पता है कि यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, क्योंकि यह इंडिया का हिस्सा है और पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ, लेकिन फिर भी चाइना उस जगह के ऊपर परियोजना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि भारत पाकिस्तान आपस में हमेशा ही लड़ते रहे ताकि उसको उस चीज का बेनिफिट मिले। सक्रिय दवा सामग्री कौन सी होती? व्हाट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी रोग के उपचार, रोकथाम अथवा अन्य औषधीय गतिविधि के लिए आवश्यक दवा के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ या पदार्थों के संयोजन को सक्रिय दवा सामग्री के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, the substance or combination of substances used in the manufacture of a medicine required for the treatment, prevention or other medicinal activity of a disease is known as active drug content। कुल आयतन के अनुसार भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग चीन और इटली के बाद विश्व में तीसरे जबकि मूल्य के संदर्भ में 14वें स्थान पर है। भारत में 3000 दवा कंपनियों का मजबूत नेटवर्क है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार 20.03 बिलियन डॉलर के नेट घरेलू टर्नओवर के साथ लगभग 10,500 विनिर्माण इकाइयां देश में कार्यरत हैं, जो दुनिया के 200 से अधिक देशों में निर्यात करती हैं। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद का गठन कब किया गया? व्हेन वाज द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड इवैल्यूएशन काउंसिल फॉर्म्ड? तो 1986 के अंदर प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद का गठन किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में फरवरी 1988 प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद का गठन किया गया था। इसका गठन एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में किया गया है। यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का आकलन करने और महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में भारत में भविष्य के तकनीकी विकास की दिशा निर्धारित करने में कार्य करता है। गैर व्यक्तिगत डेटा का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज नॉन पर्सनल डेटा मीन? सरल और बुनियादी रूप में गैर व्यक्तिगत डेटा किसी भी प्रकार के डेटा का वह समूह होता है जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य कोई भी जानकारी शामिल नहीं होती। No personal data in simple and basic form is any set of data that does not contain any personally identifiable information। इस प्रकार का जो डेटा होता है वह गैर व्यक्तिगत डेटा को देखकर अथवा उसका विश्लेषण कर किसी व्यक्ति विशिष्ट की पहचान करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे किसी खाद्य वितरण सेवा प्रदान करने वाली कंपनी द्वारा मुख्य रूप से व्यक्ति का नाम, आयु, लिंग और अन्य संपर्क जैसे कॉन्टैक्ट नंबर संबंधी जानकारियां मांगी जाती हैं। अब यदि डेटा के इस समूह से नाम और संपर्क संबंधी सूचना हटा दी जाए तो यह गैर व्यक्तिगत डेटा बन जाएगा और इसके आधार पर किसी व्यक्ति विशिष्ट की पहचान करना संभव नहीं होगा। निजी गैर व्यक्तिगत डेटा से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा मीन? निजी गैर व्यक्तिगत डेटा की श्रेणी में उस डेटा को शामिल किया गया है जो कि एक व्यक्ति विशिष्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा includes data that is generated through an individual specific
सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डेटा समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा एकत्रित किए गए सभी प्रकार के डेटा जैसे कि जनगणना, नगर निगम द्वारा कर रसीद के माध्यम एकत्र डेटा और सभी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कार्यों के निष्पादन के दौरान एकत्र की गई जानकारी को सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा में शामिल किया है। सामुदायिक गैर व्यक्तिगत डेटा के अंतर्गत व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह से संबंधित डेटा को शामिल किया है, जैसे एक ही भौगोलिक स्थिति साझा करने वाले लोगों का डेटा, किसी एक विशिष्ट स्थान पर रहने वाले लोगों का डेटा या एक जैसा रोजगार करने वाले लोगों का डेटा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक परिवहन संबंधी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों, बिजली वितरण कंपनियों आदि द्वारा एकत्रित डेटा सामुदायिक गैर व्यक्तिगत डेटा की श्रेणी में आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको एसएससी, CHSL, CGL, CPO, MTS किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। डेटा से क्या अभिप्राय होता है? व्हाट डज डेटा मीन? सामान्य बोलचाल की भाषा में प्राय मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर और सर्च हिस्ट्री आदि के लिए डेटा शब्द का उपयोग किया जाता है। तकनीकी रूप से डेटा को किसी ऐसी जानकारी के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सके। इन कॉमन parlance, the term data is often used for messages, social media posts, online transfers, and search history, etc. Technically, data can be defined as a set of information that a computer can read easily. यह जानकारी दस्तावेज, चित्र, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या किसी अन्य प्रारूप में हो सकती है। वर्तमान समय में व्यक्तिगत जानकारी का यह भंडार मुनाफे का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। विभिन्न कंपनियां अपने उपयोगकर्ताओं के अनुभव को सुक्त बनाने के उद्देश्य से इसे संग्रहित कर इसका उपयोग कर रही है। सरकार एवं राजनीतिक दल भी नीति निर्माण एवं चुनाव में लाभ प्राप्त करने के लिए सूचनाओं के भंडार का उपयोग करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में डेटा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यूरोपीय संघ में कुल कितने देश? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपीय संघ में 27 देश है। इससे पहले 28 देश शामिल थे। यह एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है। ये 27 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए, जिसे कि व्यापार आसानी से हो सके, लोग एक दूसरे से कोई विवाद न करें, क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है कि जो देश आपस में जितना ज़्यादा व्यापार करते हैं उनकी लड़ाई होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में यह कोशिश की गई कि सभी देश आर्थिक रूप से एक साथ आएं और एकजुट होकर एक व्यापार समूह का हिस्सा बने। इसी व्यापार समूह की वजह से आगे चलकर 1993 में यूरोपीय संघ का जन्म हुआ। 2004 में जब यूरो करेंसी लॉन्च की गई तब यह पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट हुआ। यूरोपीय संघ मजिस्ट्रेट संधि द्वारा बनाया गया था, जो 1 नवंबर 1993 को लागू हुई। दल बदल विरोधी कानून कब लाया गया था? व्हेन वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस्ड? संविधान के 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून 1985 में पारित किया गया तथा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन 1985 थ्रू द 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द 10th शेड्यूल वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दल बदल विरोधी कानून के अनुसार दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता के बारे में किसी भी प्रश्न के मामले का निर्धारण सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किया जाना है। पीठासीन अधिकारी के निर्णय की उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जब तक कि विधानमंडल के अध्यक्ष या सभापति द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यों को अयोग्यता पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक न्यायपालिका अयोग्यता कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। 2015 में हैदराबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक सदस्य के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई में देरी की गई।
वन गांव से क्या अभिप्राय? व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरेस्ट विलेज? वन संसाधन मूल्यांकन के अनुसार वन गांव उन बस्तियों को कहा जाता है जो किसी भी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वनों के संचालन के लिए वन के अंदर स्थापित किए गए या उन्हें वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन गांव में बदल दिया गया। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिसोर्स assessment, forest villages are called settlements that have been established by the forest department of any state government inside the forest for the operation of the forests, or they are called forest villages through the forest reservation process has been changed. वन गांव में सरकार द्वारा फिक्स डिमांड होल्डिंग एवं अनुमति दी गई खेती योग्य भूमि और अन्य उपयोग के लिए सभी प्रकार की तुंग्या बस्तियां तथा भूमि शामिल होती है। तुंग्या वन प्रबंधन की एक प्रणाली है जिसमें भूमि को साफ किया जाता है और उस पर शुरू में खाद्य फसलों को लगाया जाता है। लाइफ को समझना इतना आसान नहीं है। कोई सपनों के लिए अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के लिए सपनों से दूर है। जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो हो सकता है आपको घर से दूर जाना पड़े, या फिर आपको अपने परिवार का पालन पोषण करना है तो भी आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है। इसलिए कहा गया कि कोई सपनों के लिए अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के लिए सपनों से दूर रहता है।